हेलो दोस्तों, आपका आज एक बार फिर से स्वागत है। आज हम सबसे पहले आप सभी को ये बताना चाहते हैं कि हमने जो लास्ट लेक्चर्स में अभी तक हम वेव फंक्शन की तरफ बढ़ रहे हैं। वेव फंक्शन में जो रिलेटेड लिंक है मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। अगर आपको पुराने लेक्चर्स देखने हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख सकते हैं। अभी हम वेव फंक्शन की या वेव नेचर की बात कर रहे हैं। तो वेव नेचर में अभी तक जो हमने स्टडी की है, वेव मोशन में हमने अभी तक केवल वेव किसे कहते हैं, उसकी डिपेंडेंसी क्या है, उसके अलावा वेव कितने टाइप्स की होती हैं, ड्यू डायमेंशन, ड्यू टू इलास्टिसिटी, ड्यू टू अदर थिंग्स, ठीक है, ड्यू टू वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल, ठीक है। उसके बाद में हम जो आगे बढ़ने वाले हैं, इसके बाद में हम आगे जो बात करेंगे, आज हमने कल लाप्लास और न्यूटन फॉर्मूला की भी बात की थी। आज हम जो बात करने वाले हैं, आज का हमारा टॉपिक होगा, एक बच्चों क्वेश्चन बनता है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम में, कि जो वीआरएमएस होता है, वर्ग माध्यम मूल वेग, और ध्वनि की चाल, दोनों में क्या संबंध होता है उसकी बात करेंगे, ठीक है। तो अब आपसे एक क्वेश्चन बन जाता है, कई बार ये ऐसे ही बनता है, गैसों में ध्वनि की चाल तथा वर्ग माध्यम मूल वेग में संबंध, यानी कि इन दोनों में क्या रिलेशन होता है, हम उसकी बात करेंगे। तो ध्वनि की चाल और वर्ग माध्यम मूल वेग, दो चीजों की बात करेंगे। कल आपने लाप्लास फॉर्मूले से जो गैसों में ध्वनि की चाल की बात की थी, ध्वनि की चाल, इसका फॉर्मूला था v बराबर लाप्लास फॉर्मूले से गामा पी अपॉन रो, गामा पी अपॉन रो की आपने कल बात की थी। अब आपको बच्चों अच्छी तरह से पता होता है, जो डेंसिटी होती है रो, वो किसके बराबर होता है, मास अपॉन वॉल्यूम के, यानी कि m अपॉन v के बराबर होता है। तो यहां से आप v बराबर गामा pv अपॉन m भी लिख सकते हैं, गामा pv अपॉन m भी लिख सकते हैं। अब आपने अकॉर्डिंग टू गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन, कौन सी गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन, फॉर 1 मोल pv इक्वल्स टू RT होता है। तो आप यहां से इसी कंसेप्ट में v इक्वल्स टू गामा RT अपॉन m भी लिख सकते हैं। ये सभी फॉर्मूला किसके हैं जो हम बात कर रहे हैं, ये गामा pv भी देख सकते हैं आप, ये वाला फॉर्मूला भी, ये वाला भी, ये सब फॉर्मूले किसके होते हैं, गैसों में ध्वनि की चाल के सूत्र होते हैं। तो v इक्वल्स टू गामा RT अपॉन m की आप बात कर रहे हैं। तो बच्चों इसमें v इक्वल्स टू गामा RT अपॉन जो m है, इसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए, इसको आप ध्वनि चाल कह सकते हैं। आपने कहा वर्ग माध्यम मूल वेग, VRMS बोलते हो इसको आप, वर्ग माध्यम मूल वेग VRMS, इसकी वैल्यू कितनी होती है, 3RT अपॉन m। अब आपसे क्वेश्चन बनता है कि VRMS और साउंड ऑफ गैस, दोनों में क्या रेशियो आता है। अगर रेशियो की बात करता है, मैं यहाँ पे, अगर यहाँ पे हम साउंड लिखते हैं, ध्वनि लिख सकते हैं, इनका मैं रेशियो फाइंड करना चाहता हूँ, V साउंड अपॉन VRMS, RMS मतलब रूट मीन स्क्वायर, यानी वर्ग माध्यम मूल वेग, साउंड का मतलब गामा RT अपॉन m, मैं इनटू करके डायरेक्ट लिख देता हूं, अपने को डेरिवेशन की जरूरत नहीं है, हालांकि 3RT, RT से RT कैंसिल, m से m कैंसिल, कितना बचा, गामा अपॉन 3। तो बच्चों ये कितना आ गया, गामा अपॉन 3। इसका मतलब क्या होता है कि जो साउंड होती है और RMS जो होता है रूट मीन स्क्वायर, उन दोनों का रेशियो गामा अपॉन 3 होता है। ये आपने ध्यान रखना है, इसको 5 स्टार मार्क कर लें। एग्जाम में बहुत बार पूछा गया, इंडियन एयरफोर्स में, इंडियन नेवी में,
कि साउंड और रूट मीन स्क्वायर का रेशियो कितना होता है, गामा अपॉन 3 होता है। अब आपसे याद यहाँ ये भी रखना है, देखो मैं एक क्वेश्चन देता हूँ, आप इसका आंसर बताएं मुझे। क्वेश्चन ये होगा कि VRMS यानी कि वर्ग माध्य मूल वेग, साउंड के लिए ही बात कर रहा हूं मैं, वर्ग माध्य मूल वेग तथा गैसों में ध्वनि की चाल का अनुपात होता है। मैं आपके सामने 4 ऑप्शन देता हूं, गामा अपॉन 3 अपॉन गामा, 3 गामा, एंड नंबर डी ऑल ऑफ दीज या ऑल ऑफ अबोव। ठीक है, तो गामा अपॉन 3। अब आपने देखा यहां पे किसका नाम इसने पहले लिया है, वर्ग माध्य मूल वेग, VRMS की बात पहले कर रहा है, तो VRMS अपॉन ध्वनि की चाल, तो VRMS अपॉन धम उल्टा हो गया बेटा यहाँ पे, तो यहाँ पे आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, क्योंकि इसने यहाँ पे किसकी बात की है, पहले जिसके लिए कहेगा उसकी हम बात करें, क्योंकि मैं यहाँ लिख देता हूँ, आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे और करके आप लिख सकते हैं कि VRMS अपॉन V साउंड जो होगा वो कितना होगा, 3 अपॉन गामा होगा। तो ये कंसेप्ट किसका है, ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, ये या वो, ध्यान रखना है पहले किसकी बात कर रहा है, साउंड वाले की बात करेगा तो अपन साउंड और VRMS के रेशियो बात करेंगे तो गामा अपॉन 3 आएगा, जबकि यदि आप VRMS और साउंड की बात करेंगे तो 3 अपॉन गामा आएगा। ये आपने ध्यान रखना है, ये आपने बिल्कुल ध्यान रखना है, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन इंडियन एयरफोर्स इंडियन नेवी में बन ही जाता है। इन दोनों का रेशियो कितना होता है, गामा अपॉन 3 होता है। कई बार पूछता है गामा क्या होता है, गामा क्या होता है बच्चों, गामा नॉर्मल अपना कंसेप्ट होता है, जो एक कोएफिशिएंट होता है उसके लिए आपने कल वैल्यू यूज की थी, एयर के लिए कितना होता है 1.41 होता है, तो ये कंसेप्ट हुआ। अब इसी में आप आगे एक टॉपिक की बात और करते हैं, इसी में कंसेप्ट हो आता है, वो कंसेप्ट ये है, ये होगा इस कंसेप्ट में, जो ध्वनि की चाल है ना गैसों में ध्वनि की चाल की निर्भरता किस पे, यानी कि बहुत सारे कारक होते हैं, कंसेप्ट होते हैं, ताप, दाब, है ना, इन सब पे किस तरीके से घनत्व पे निर्भर करती है, उसकी बात करेंगे। पहला क्वेश्चन, पहले बात करते हैं आप, इससे पहले हम सब आपके लिए पता है कि अपने पास में ध्वनि की चाल का फॉर्मूला कितना था कल, जो आपने लिखा था V इक्वल्स टू गामा P अपॉन रो, और इसको अभी आपने क्या कन्वर्ट किया था, गामा RT अपॉन M। ये सब फॉर्मूले आपने ध्यान रखने, अपने को जरूरत पड़ेगी इन सभी की, ठीक है। तो इसमें हम सबसे पहले बात करते हैं गैसों में ध्वनि की चाल निर्भरता। फर्स्ट कंसेप्ट जो होगा हम उसकी बात करते हैं दाब पर, ऑन प्रेशर। क्या दाब पे डिपेंड करती है, बिल्कुल, अभी देखते हैं कैसे करती है नहीं करती है, वो सब देखते हैं। देखो अभी आपने फॉर्मूला लिखा V इक्वल्स टू गामा P अपॉन रो, बहुत सीधा सा कंसेप्ट है और इसको आप 5 स्टार मार्क भी कर लें, यहां से क्वेश्चन जरूर बनता है। वो क्वेश्चन कैसे बनता है मैं थोड़ा बताने वाला हूं आपको। देखो इसमें क्या होता है, इसमें ये कंसेप्ट याद रखो, इफ अगर आप P बढ़ाओगे तो आपका रो भी इंक्रीज होगा, यानी कि P बढ़ाने का मतलब है आपका घनत्व, दाब बढ़ाने पर घनत्व भी बढ़ता है। अगर दोनों बढ़ रहे हैं, एक दूसरे के प्रोपोर्शनल बढ़ रहे हैं, तो कोई चेंज दाब में नहीं होगा। अगर दाब कांस्टेंट है तो घनत्व भी कांस्टेंट होगा, घनत्व बढ़ रहा है दाब बढ़ेगा, ये ध्यान रखना है आपने। तो यहाँ पे याद रखना है कि सीधा सा कंसेप्ट है, अगर दोनों में सेम चेंज हो रहा है तो ध्वनि की चाल दाब पर निर्भर नहीं करती है। गाइस ये क्वेश्चन बहुत बार कितने कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है। आपसे कहता है कि मान लो क्वेश्चन है कि प्रारंभ में ध्वनि की चाल किसी गैस में 500 मीटर पर सेकंड है, ठीक है, दाब को 4 गुना कर दिया जाए तो चाल कितनी हो जाएगी,
तो याद रखें चाल बिल्कुल भी चेंज नहीं करती है, निर्भर नहीं करती है। तो चाल कैसी रहेगी, अपरिवर्तित रहेगी। दाब प्रेशर को आप कितना भी इंक्रीज कर लें, कितना भी डिक्रीज कर लें, ध्वनि की चाल क्या रहती है, नो चेंज रहती है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे लिख देना कि P अपॉन रो भी क्या रहेगा, यहाँ पे कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो आपने सबसे बड़ी बात ध्यान रखनी है, ध्वनि की चाल दाब पर निर्भर नहीं करती है। चाहे तो आप दाब को इंक्रीज करें और चाहे दाब को आप डिक्रीज करें, दाब पर बिल्कुल भी निर्भर नहीं करेगी। दाब की वैल्यू आप कितनी भी इंक्रीज कर सकते हैं, 10 गुना, 100 गुना, 500 गुना, कम भी कर सकते हैं, तो भी ध्वनि की चाल कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, इतनी है उतनी की उतनी ही रहेगी। ठीक है, तो दाब वाला कंसेप्ट का क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछ जाता है, न्यूमेरिकल कंसेप्ट बना के दे देता है कि किसी माध्यम में ध्वनि की चाल इतने मीटर पर सेकंड है, 330 मीटर पर सेकंड है, दाब को 6 गुना कर दिया जाए तो ध्वनि की चाल कितना बढ़ जाएगी, आपके माइंड में आता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रूट 6 गुना हो जाएगी, जबकि कभी नहीं होगी। ठीक है, तो याद ये रखना है कि दाब पर बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करती है, दाब को कितना भी इंक्रीज करें डिक्रीज करें, प्रेशर पर बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करती है। इंपॉर्टेंट है, दाब को माइंड में रखें। ठीक है, सेकंड बात करता हूं मैं ताप की, ये वाला भी इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सेकंड है आपका ताप ऑन टेम्परेचर। आपके पास में फॉर्मूला है B बराबर गामा RT अपॉन M। साफ दिख रहा है कि जो V है T के डायरेक्टली क्या है, प्रोपोर्शनल है, समानुपाती है, यानी कि V प्रोपोर्शनल टू रूट T। मतलब ताप बढ़ाने पर चाल बढ़ेगी, घटाने पर घटेगी। ठीक है, क्यों, क्योंकि डायरेक्टली क्या है, इसके रूट के प्रोपोर्शनल है। अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो बढ़ जाएगी, घटाएंगे तो घट जाएगी। लेट अस सपोज आपके पास में कोई दो कंसेप्ट हैं जिनका टेम्परेचर T1 T2 है, ये भी लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कब, जब हमारे पास में दो कंसेप्ट हैं तो क्या हो जाएगा, इस तरह लिख सकते हैं। अब अगर मैं इसको बच्चों डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना चाहूं, किसमें, डिग्री सेल्सियस में, तो मैं इसको ये भी लिख सकता हूं कि V1 अपॉन V2 273 प्लस T1 डिग्री सेंटीग्रेड 273 डिग्री सेंटीग्रेड, ये भी फॉर्मूला हो सकता है, ये भी फॉर्मूला होता है ध्वनि की चाल। ये न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन बन जाते हैं आपके, तो उसके लिए मैं बता रहा हूं आपको 273 प्लस T1 273 प्लस T2। ठीक है, अब देखो, अगर इसमें एक कंसेप्ट और आता है, वो कंसेप्ट ये आता है कि ये तो आप कर लो, ताप पे निर्भर किस तरीके से, ताप बढ़ाओगे बढ़ जाएगी, घटाओगे घट जाएगी। अब यहां से जो कंसेप्ट बनता है, मेन कंसेप्ट हमारा ये बनता है कि हमारे पास में कि अगर V1 अपॉन V2 ये है कि ताप में परिवर्तन अत्यल्प हो, ये भी आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि ताप में परिवर्तन अत्यल्प हो, यानी कि बहुत कम परिवर्तन हो, किसमें, टेम्परेचर में, तो ध्वनि के वेग का सूत्र क्या बन जाता है, उसको अपने को देखना है। तो अपने पास में क्या कह रहा है, टेम्परेचर में कैसा हो, चेंज बहुत कम हो, तो V बराबर या VT बराबर ले दो V0 प्लस सॉरी VT बराबर, अगर हम बात करें, देखो यहाँ पे ऐसा मानते हैं कि ऐसा लिखने पहले, अत्यल्प हो तथा T डिग्री सेंटीग्रेड पर ध्वनि की चाल या वेग VT, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर V0। ये आपने दो वैल्यू ध्यान रखनी है, VT बराबर V0। ठीक है, ये वाला कंसेप्ट आपने ध्यान रखना है। तो इस कंसेप्ट में क्या होता है, VT बराबर V0 प्लस 0.61 T, और T किस में आएगा, डिग्री सेंटीग्रेड। ये वाला फॉर्मूला भी आपने ध्यान रखना है, 0.61 यानी कि VT बराबर V0 1 प्लस ये समथिंग वैल्यू आपके पास में आ जाएगी। ठीक है, अब आपसे जहां से क्वेश्चन क्या बनता है कि ये जो आपने ध्यान रखना है क्वेश्चन, एक बार यहाँ पे 1 मिनट के लिए आप देखें इसमें कि यहाँ पे हमने क्या किया
कि टेम्परेचर को बहुत कम लिया लोअर टेम्परेचर पर, यानी बहुत अत्यल्प ताप पर। अत्यल्प ताप पर हम बात करें तो उसमें क्या होता है कि सबसे बड़ी बात ये होती है कि Vt बराबर वी नॉट 1 प्लस डिग्री सेंटीग्रेड। अगर आप यहां से एक चीज लेते हैं कि T की वैल्यू अगर 1 डिग्री सेंटीग्रेड हो, कितनी हो 1 डिग्री सेंटीग्रेड, तो V बराबर वी नॉट 0.61 मीटर पर सेकेंड। ये कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है। अब आप कहोगे इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? इसमें इंपॉर्टेंट ये होता है, आपसे बोलता है यदि ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा दिया जाए तो ध्वनि की चाल कितना बढ़ जाती है? प्रारंभिक चाल से 0.61 मीटर पर सेकेंड बढ़ जाती है। याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। यदि ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा दिया जाए तो जो साउंड है, ध्वनि की चाल 0.61 मीटर पर सेकेंड बढ़ जाती है। यही एग्जाम में पूछा जाता है। एग्जाम में पूछता है यदि साउंड की वेलोसिटी एक टेम्परेचर को हम 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाते हैं तो ध्वनि की चाल कितनी बढ़ जाएगी? आपने ध्यान रखना है 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने का मतलब है 0.61 मीटर पर सेकेंड अपने प्रारंभिक मान का बढ़ जाती है। ये आपने बिल्कुल माइंड रखना है, एग्जाम में इसी को पूछता है। वेरी वेरी मोस्ट है ये। 0.61 मीटर पर सेकेंड बढ़ जाती है कितने पर? अगर आप टेम्परेचर की वैल्यू 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाते हैं। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? प्रारंभिक मान का 0.61 मीटर पर सेकेंड बढ़ जाता है। इसके बाद में तो घनत्व के प्रभाव की बात करते हैं। हम बात करेंगे इसमें घनत्व के प्रभाव की। नंबर 3, ये भी कुछ ठीक ठाक है, इससे क्वेश्चन का भी बहुत कम बनता है, लेकिन पता नहीं बन जाए तो घनत्व के डिपेंडेंसी का ध्यान रखें। इसमें क्या होता है, आपके पास फॉर्मूला था V बराबर गामा P अपॉन रो। तो आप इजीली कह सकते हैं कि V प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? 1 अपॉन रो होता है। यानी कि घनत्व के क्या होती है? व्युत्क्रमानुपाती होती है। कौन? ध्वनि की चाल। यानी कि आप कैसे कह सकते हैं, अगर घनत्व इंक्रीज होगा तो ध्वनि की चाल क्या हो जाएगी? डिक्रीज, कम हो जाएगी। अगर आप डेंसिटी को बढ़ाएंगे तो स्पीड ऑफ साउंड ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। ये आपको ध्यान रखना है। इफ और डेंसिटी डिक्रीज करेंगे तो वेलोसिटी ऑफ साउंड क्या हो जाएगी? स्पीड ऑफ साउंड सॉरी इंक्रीज हो जाएगी। ध्यान रखना है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी कि अगर एक वैल्यू को बढ़ाएंगे तो दूसरी वाली वैल्यू अपने आप कम हो जाती है। ठीक है, तो इसका मतलब अगर आप डेंसिटी बढ़ा रहे हैं तो V की वैल्यू कम हो जाएगी, अगर आप डेंसिटी घटा रहे हैं तो V की वैल्यू ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। एक घनत्व की बात हुई। नंबर 4 आता है आपका आर्द्रता का प्रभाव। आर्द्रता, इसको आप ह्यूमिडिटी बोलते हो, आर्द्रता का प्रभाव। इसमें क्या होता है, देखो आप नॉर्मल सा कंसेप्ट देखें, एक चीज याद रखें, आर्द्रता डेंसिटी से कैसे? आर्द्रता बढ़ाने पर घनत्व कम हो जाता है। यानी कि अगर आप आर्द्रता को बढ़ाएंगे तो घनत्व क्या होगा? घनत्व कम हो जाएगा। बच्चों आपने देखा अभी घनत्व कम हो जाता है तो ध्वनि की चाल क्या बढ़ जाएगी? ध्वनि की चाल क्या होगा? ध्वनि की चाल बढ़ जाती है। ये आपने सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखनी है। ठीक है, यानी कि आर्द्रता बढ़ाने पे क्या होता है? ह्यूमिडिटी बढ़ाने पे घनत्व क्या हो जाता है? कम हो जाता है। और अगर घनत्व कम हो रहा है तो ध्वनि की चाल क्या हो जाएगी बच्चों? इंक्रीज हो जाएगी, जिसको आप कहते हो बढ़ जाएगी। ये ध्यान रखना है। आर्द्रता बढ़ाने पर घनत्व कम हो जाता है और घनत्व कम होने का मतलब द स्पीड ऑफ साउंड क्या होती है? इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो आप इसमें कंसेप्ट और ध्यान रखना है आपको। वो कंसेप्ट ये है कि जो हमारे पास में नम वायु होती है और एक शुष्क वायु होती है। नम वायु और शुष्क वायु,
नम वायु के लिए जो रो होता है वो क्या होता है, कम होता है, और शुष्क के लिए ज्यादा होता है। जिसके लिए रो कम होता है उसके लिए वी क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। शुष्क या आर्द्र कह सकते हैं। ड्राई फैक्टर में, और ड्राई फैक्टर में क्या होता है कि ड्राई फैक्टर के लिए डेंसिटी क्या होती है, ज्यादा होती है। शुष्क में अगर डेंसिटी ज्यादा है तो वहां पे स्पीड ऑफ साउंड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन भी आपसे कई बार बन जाता है कि आप देखते हो ये कब होता है, लेकिन ये याद रखना ये सब कंसेप्ट कब फॉलो होता है, समानता पर, नहीं एंटी पर। समानता आप कह सकते हैं कि टेम्परेचर एक जैसा हो, उसका केस की बात की जाए अगर, उसमें क्या होता है कि आप देखते हैं नम वायु मतलब जैसे बारिश में, ठीक है, और शुष्क वायु मतलब गर्मियों में। तो गर्मियों में क्या होता है कि डेंसिटी ज्यादा होती है। नम वायु का मतलब आप किससे ले सकते हैं, यहाँ पे बारिश से ले सकते हैं, नमी से, और शुष्क का मतलब आप गर्मी से ले सकते हैं। तो नम वायु में क्या होता है, रो की वैल्यू कम होती है और शुष्क में ज्यादा होती है, तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा, स्पीड ऑफ साउंड इसके जस्ट रिवर्स हो जाएगी। स्पीड ऑफ साउंड का मतलब, रिवर्स का मतलब ये हो जाएगा कि नम में वी की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी और शुष्क में इसकी वैल्यू कम हो जाएगी। ठीक है, ये आर्द्रता की बात की आपने। इसके बाद में अगर बात की जाए, एक कंसेप्ट और है, उसके लिए बात करते हैं पहले। ठीक है, तो माध्यम की गति का प्रभाव, नेक्स्ट कंसेप्ट है ये नंबर 5 जो है, माध्यम की गति का प्रभाव। ये आपने ऐसे ध्यान रखना है क्योंकि पार्टिकल है आपके पास में, वो w वेग से गतिमान है वायु में। ठीक है, यानी कि कोई पार्टिकल है हमारे पास में, वो किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, w से। ठीक है, तो इसका जो फैक्टर होगा, ये वाला घटक क्या होगा, w cos थीटा होगा। तो इसमें से याद रखो, ऐसे ले सकते हैं, यदि कोई कण वायु में w वेग से गतिशील है, तो वायु में w वेग से, किसमें, और याद रखो इसमें चीजों ध्यान रखो, वायु की गति की दिशा में, यानी कि जिस तरफ साउंड फ्लो हो रही है अगर उसी तरफ ये मूव कर रहा है, ठीक है, दिशा में, और तथा थीटा कोण बनाते हुए, क्या कहोगे आप, थीटा कोण बनाते हुए। अगर आप देखेंगे कि थीटा कोण बनाते हुए मूव कर रहा है, तो उस केस में हमारे ध्वनि का जो परिणामी वेग होगा वो कितना होगा, देखो हमारे पास में w cos थीटा क्या हो गया, उससे वेलोसिटी हो गई। ठीक है, मान लो कि स्टार्टिंग में उसकी वेलोसिटी v से स्टार्ट कर रहा है, और कितना हो जाएगा v प्लस w cos थीटा, आप v डैश बराबर लिख सकते हैं इसको, ये लिखना ध्यान है। यानी कि कोई भी पार्टिकल है, कोई भी कंसेप्ट है आपके पास में, अगर वो साउंड के डायरेक्शन में, ठीक है, w वेग से क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, और स्टार्टिंग वेलोसिटी कितनी है उसकी, क्या है स्टार्टिंग वेलोसिटी उसकी, w है, सॉरी v है स्टार्टिंग में, और w वेलोसिटी से वो मूव करना शुरू कर रहा है विद थीटा एंगल। अगर थीटा एंगल से कर रहा है तो उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, w cos थीटा, यानी कोएफिशिएंट जो होगा हमारा, आप होरिजॉन्टल कह सकते हैं, क्षैतिज दिशा में कह सकते हैं, वेलोसिटी प्लस समथिंग हो जाएगा। ठीक है, v cos थीटा। एक लास्ट कांसेप्ट और बचता है इसमें, वो ये है कि ये जो हमारे पास में वेलोसिटी ऑफ साउंड होता है, ये कुछ फैक्टर होते हैं, जैसे आप कह सकते हैं कुछ फैक्टर्स के बारे में, जैसे आपका तीव्रता है, तारत्व है, प्रबलता है, इन पे कोई संबंध नहीं होता है। ठीक है, जैसे मान लो आप कह सकते हैं कि तारत्व है, तीव्रता है, ठीक है, आप कह सकते हैं गुणता भी लिख सकते हैं, एक्सेट्रा पर ध्वनि की चाल, प्रबलता भी कह सकते हो। प्रबलता तीव्रता हालांकि एक ही होती है, निर्भर नहीं करती है, यानी कि कह सकते हैं या इनसे स्वतंत्र होती है, ये कह सकते हैं आप।
इनसे फ्री होती है, इन पर कोई डिपेंडेंसी इसकी नहीं होती है, इन पे कोई डिपेंडेंसी इसकी नहीं होती है। किस पे? तारतम्य, तीव्रता, गुणता, प्रबलता एक्सेट्रा पर साउंड की वेलोसिटी क्या डिपेंडेंसी नहीं होती है। ठीक है। उसके अलावा आवृत्ति और तरंग दैर्ध्य में भी क्या होता है? नियत वेग से गुजरती है। आप कह सकते हैं एंड आवृत्ति और तरंग दैर्ध्य, आप कह सकते हैं आवृत्ति तथा तरंग दैर्ध्य में से भी नियत वेग से गुजरती है। ठीक है, ये भी आपने ध्यान रखना है कि आवृत्ति और तरंग दैर्ध्य में से क्या होती है? नियत वेग से गुजरती है। किसमें? किसी भी मीडियम में। ठीक है, नियत वेग से किसी माध्यम में, किसी भी माध्यम में, किसी भी माध्यम में आवृत्ति तरंग दैर्ध्य में से भी नियत वेग से गुजरती है। तरंग, कौन? तरंग की बात कर रहे हो। कौन किसकी बात कर रहे हो? में से भी तरंग नियत वेग से गुजरती है। तो आप सबसे पहले ध्यान रखें कि इसमें कंसेप्ट ये है कि तारतम्य, तीव्रता, गुणता, प्रबलता आदि पर साउंड की वेलोसिटी डिपेंड नहीं करती है। और डिपेंड नहीं करती है तो अगर आपसे कहे कि तीव्रता इतनी बढ़ा दी जाए, प्रबलता इतनी बढ़ा दी जाए, तो क्या वैल्यू होगी? आप कहेंगे कोई चेंज नहीं होता है, डिपेंड नहीं करती है। आपसे कहता है कि कोई इतने तरंग दैर्ध्य वाला माध्यम है, उसमें साउंड की वेलोसिटी इतनी है, यदि उसको इस तरंग दैर्ध्य वाले माध्यम में ले जाया जाए, है ना, तो उसकी साउंड की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? तो डिपेंड नहीं करती है, निर्भर नहीं करेगी। ये आपने ध्यान रखना है। तो किसी भी माध्यम में आवर्त तरंग दैर्ध्य में से भी नियत वेग से गुजरती है, यानी कि उन पर डिपेंड बिल्कुल भी नहीं करती है। कौन? वेलोसिटी ऑफ साउंड। तो हमने डिपेंडेंसी देखी, दाब पर निर्भर नहीं करती है, ताप पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। 1 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ाएंगे कितनी बढ़ जाएगी? 0.61 बढ़ जाएगी मीटर पर सेकेंड। घनत्व के इनवर्सली प्रोपोर्शनल रूट के। आर्द्रता डिपेंड किस पे करती है? आपकी आर्द्रता डेंसिटी पर। डेंसिटी बढ़ाओगे तो आर्द्रता भी क्या हो जाएगी? घट जाएगी, और आर्द्रता घटेगी तो साउंड की वेलोसिटी भी घट जाएगी। याद रखें इस तरीके से, यानी कि जो आर्द्रता होती है वो डेंसिटी की क्या होती है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है। नेक्स्ट में आपने गति का प्रभाव। आप ऐसे याद रखो कि अगर आप नॉर्मल चीज देखिए, अगर आप साउंड की डायरेक्शन में जा रहे हैं, जिस डायरेक्शन में साउंड फ्लो हो रही है उस डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो आपकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, स्पीड बढ़ जाएगी। ठीक है। और विपरीत आ रहे हैं, अपोज, यहाँ पे ध्यान रखें, अगर आपसे कहे तथा विपरीत दिशा में, अगर आपसे कहता है अपोज में, तो विपरीत में आप याद रखें b डैश बराबर b माइनस w cos थीटा, विपरीत डायरेक्शन में मुझे। ठीक है, आपसे कह रहा है साउंड के अपोज डायरेक्शन में आ रहा है, तो आप ध्यान रखें तारतम्य, तीव्रता, गुणता, प्रबलता आदि पर ध्वनि की चाल निर्भर नहीं करती है, यानी कि इनसे स्वतंत्र होती है, इन पे बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करती है। ये भी आपने ध्यान रखना है। ठीक है। सदैव क्या होती है? इनसे नियत वेग से गुजरती है। इनमें क्या हो जाएगा? सदैव इनमें स्वतंत्र होती है तथा ये वाला नियत वेग से गुजरती है। किससे? नियत वेग से गुजरती है। ये भी आपने स्पेशली ध्यान रखना है। तो आज हमने जो बात की है, स्पेशली आज हमने बात की है साउंड्स के डिपेंडेंसी। उससे पहले हमने गामा अपॉन 3 की बात भी की थी, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट था, वो भी आपने ध्यान रखना है। ठीक है। तो आज के इस लेक्चर में हमने डिपेंडेंसी और VRMS और स्पीड ऑफ साउंड का रेशियो देखा। ये 2-3 कंसेप्ट थे, ये आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। एग्जाम्स में इनसे क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। मैं होप करता हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आएगी। लेकिन इससे पहले बता दूं, जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा, उस लेक्चर में हम अनुप्रस्थ तरंगों की चाल, ट्रांसवर्स वेव की वेलोसिटी की बात करेंगे। अभी तक हमने केवल किसकी बात की है? लॉन्गिट्यूडनल वेव की वेलोसिटी की बात की है, स्पीड की बात की है। अब इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम कल जो बात करेंगे, हम बात करेंगे अनुप्रस्थ तरंगों के चाल की बात करेंगे। अभी तक हम देखते कि अनुदैर्ध्य तरंग की चाल को ही स्टडी कर पाए हैं। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो जरूर पसंद आएगा। आपको पसंद आए तो आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं आपसे फिर कहना चाहूँगा कि मैं पूरा सिलेबस आपका एयरफोर्स, इंडियन एयरफोर्स का कराऊंगा, आपको कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं होने दूंगा। आप साथ साथ पढ़ते रहें और उसके अलावा आप लोग थोड़ा सा किसी भी बुक को रेफर करके प्रैक्टिस सेट बनाएं। और कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है, तो आप मेरे लिंक में व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, वहां से जाके पूछ सकते हैं। और इसकी पुरानी वीडियो भी आप लिंक में जाके देख सकते हैं। थैंक यू गाइस, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अच्छा लगा तो थैंक यू।